हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और बेटा आज हम करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर का वन शॉर्ट रिवीजन। इस चैप्टर को हम एक ही वीडियो में खत्म करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। नाम तो आप सबका जानते ही हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है जो हम लोग खाते हैं एज अ न्यूट्रिएंट, है ना। हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, जो हम विटामिन्स लेते हैं, ये सब हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर और इनको ही पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। पहली बात आप क्या याद रखेंगे यहाँ पे? दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और दूसरा पॉइंट है कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड एल्डिहाइड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर OH ग्रुप भी होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है? या तो एल्डिहाइड प्रेजेंट है या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट की मॉडर्न डेफिनेशन है। कार्बोहाइड्रेट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर हम उसका क्लासिफिकेशन देखें, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं, अगर हम इनका हाइड्रोलाइसिस करने जाएं तो ये डिकम्पोज नहीं होते, यानी कि ये सबसे छोटा एटम होते हैं। देखो नाम ना, जैसे बायोमोलिक्यूल्स है, बायोलॉजिकली ऑरिजिन है जिन मॉलिक्यूल्स का, उनको आप बायोमोलिक्यूल्स कह रहे हो। इनमें से जो मॉलिक्यूल्स है ना वो पॉलीमर होते हैं, यानी कि उनमें मोनोमर होते हैं और वो सारे जुड़ जुड़कर क्या बनाते हैं? एक पॉलीमर्स बनाते हैं। तो जो मोनोसैकेराइड्स है ना, आप ये मान लो कि दीज आर मोनोमर्स। सबसे छोटी यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की। अगर आप इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो डिकम्पोज नहीं होगी। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज इज डाइसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज जो ये हैं, दीज आर मोनोसैकेराइड्स। अब बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। वो कार्बोहाइड्रेट जिनका आप हाइड्रोलाइसिस करो और वहां पर आपको 2 से 10 तक कौन से एटम मिले? 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड्स मिले, उनको हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। अगर 2 एटम मिलते हैं तो उनको हम डाइसैकेराइड कहेंगे, 3 मिलते हैं तो ट्राइसैकेराइड कहेंगे। ठीक है, तो डाइसैकेराइड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो 2 एटम मिलते हैं आपको, एक ग्लूकोज मिलता है, एक फ्रक्टोज मिलता है। इसी तरह जो माल्टोज डाइसैकेराइड आप पढ़ोगे, माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो 2 मोल ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह लैक्टोज पढ़ोगे, लैक्टोज का आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो 2 मोल आपको मोनोसैकेराइड मिलेंगे, एक ग्लूकोज मिलेगा, एक गैलेक्टोज मिलेगा। तो ये तीनों भी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। अगला है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है? मोर देन 10, अगर हाइड्रोलाइसिस करने पर कार्बोहाइड्रेट का मोर देन 10 आपको मोनोसैकेराइड्स मिले तो उनको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। और इस कैटेगरी में आते हैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, यानी कि जो एनिमल और प्लांट जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में आता है। अच्छा, जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, आपको पता है स्टार्च पोटैटो में होता है ना। तो जब हम उसको खाते हैं तो हमें इतना मीठा थोड़ी लगता है वो हमको। क्यों? क्योंकि जो पॉलीसैकेराइड्स होती हैं वो नॉन शुगर्स होती हैं। इनको हम नॉन शुगर्स भी कहते हैं क्योंकि ये स्वीट नहीं होती। जबकि आप ग्लूकोज खाओगे, जब आप सुक्रोज खाओगे, ये आपको मीठी लगेंगी। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड, अगर आपसे पूछ ले मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल देके कि इनमें से कौन सी नॉन शुगर है, तो जो पॉलीसैकेराइड्स है उनको हम नॉन शुगर कहते हैं, क्योंकि शुगर का मतलब हम कहते हैं जो स्वीट होते हैं टेस्ट में, उनको हम शुगर कह रहे हैं। अच्छा, रिड्यूसिंग शुगर्स कौन सी होती हैं? जब हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं विद द फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, हम उसका टेस्ट करें या टॉलेंस के साथ टेस्ट करें, तो जो कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस हो जाएंगे, आपको पता है कि जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट होते हैं, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपका कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट तो ऑक्सीडाइज होगा। कार्बोहाइड्रेट अगर रिड्यूस कर दे फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को, भाई ये तो कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस और फेलिंग को रिड्यूस करते हैं उनको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। लेकिन ये रिड्यूस करते क्यों है? ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा। रिड्यूस इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास होते हैं फ्री फंक्शनल ग्रुप। जो फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं रखते वो वाले कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करते, उनके साथ कोई टेस्ट नहीं देते।
अब हम ग्लूकोज की बात करते हैं। जो ग्लूकोज है इसका अगर हम नाम देखें तो हम ग्लूकोज कहते हैं ग्लूकोज इज ए डेक्सट्रोज शुगर। डेक्सट्रोज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके जब आप इसका नाम लिखते हो डी ग्लूकोज, कहाँ से आया नाम बात करेंगे उसकी भी। डेक्सट्रोज शुगर कहते हैं आप इसको। एल्डो हेक्सोज शुगर कहते हो। एल्डो क्यों? एल्डो मतलब एल्डिहाइड, हेक्सोज माने इसमें 6 कार्बन एटम है, तो ये कौन सी शुगर हुई? एल्डो हेक्सोज। इसी तरह जो फ्रक्टोज है उसको हम कहते हैं कीटो हेक्सोज, क्योंकि उसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है और 6 कार्बन एटम होते हैं, तो एल्डो हेक्सोज कहते हैं, डेक्सट्रोज कहते हैं, डी ग्लूकोज कहते हैं। अब डी ग्लूकोज क्यों कहते हैं इसको? ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखी है वो डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर लिखी है, एल ग्लूकोज की भी मैं लिख सकती हूँ। पहले मैं आपको डी ग्लूकोज समझाती हूँ क्यों डी ग्लूकोज कहते हैं। देखिए ये ना एक तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसे हम डीएल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो ग्लिसरल्डिहाइड है उसको रेफरेंस मटेरियल मानकर तब डीएल कॉन्फ़िगरेशन को समझाया गया था। इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो फारदेस्ट कायरल सेंटर होगा, फारदेस्ट कायरल सेंटर वो कार्बन एटम जिसके पास चारों ग्रुप डिफरेंट हो। तो ये अगर मैं देखूं तो ये कायरल सेंटर है, बिल्कुल ये कायरल सेंटर है। देखो एक तरफ CHO जुड़ा हुआ, इधर H, इधर OH और इधर ये पूरा ग्रुप, 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। दिस इज द कायरल सेंटर। सेकंड, ये जो थर्ड कार्बन है ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर को मैंने स्टारिक से शो करा है। तो जो फारदेस्ट कायरल सेंटर होगा उस पर OH अगर राइट साइड है, अगर OH राइट साइड है तो उसको हम क्या कहते हैं? डी कहते हैं, उसके आगे डी लगाते हैं, डी ग्लूकोज। क्लियर हो गई ये बात? ये डेफिनेशन समझ में आई कि डी ग्लूकोज कहाँ से आया? ग्लिसरल्डिहाइड एक रेफरेंस मटेरियल है, उसको ध्यान में रख के हमने इसको डीएल कॉन्फ़िगरेशन को समझा। डीएल कॉन्फ़िगरेशन एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अकॉर्डिंग अगर जो फारदेस्ट कायरल सेंटर है उस पर OH ग्रुप अगर राइट साइड पर आता है तो तब हम इसको डी ग्लूकोज कहते हैं। बेटा अब आप कहोगे कि मैम एल ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होगी? देखो सारा कुछ ऐसे ही सेम होगा, केवल मैंने यहां पर H लिखा और यहां पर OH लिखा। क्या किया यहां पे हमने? फारदेस्ट कायरल सेंटर का जो वो था कॉन्फ़िगरेशन था उसे चेंज कर दिया। OH किधर आ गया? लेफ्ट साइड पर आ गया। जब OH लेफ्ट साइड पर आ गया तो अब हम इसको एल ग्लूकोज कहेंगे। ये एल ग्लूकोज हो गया। क्लियर हो गई ये बात? तो ये डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज समझ में आ गया। अब आगे अगर मैं इसकी चेन की नंबरिंग करूं तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, इसका जो ट्राइवियल नेम होता है दैट इज डी ग्लूकोज। दिस इज अ ट्राइवियल नेम। IUPAC नेम कैसे लिखेंगे मैम इसका? IUPAC नेम देखते हैं। सेकेंड वाले कार्बन पर राइट साइड में OH है तो उसको मैंने लिखा 2D। थर्ड वाले कार्बन पर लेफ्ट साइड में है तो 3L, 4D, 5D। 2 3 4 5 पेंटाहाइड्रोक्स, 5 6 पेंटाहाइड्रोक्सी। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं। 2 3 4 5 6 पेंटाहाइड्रोक्सी। हेक्स 6 कार्बन, हेक्सेन सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए। और अल मतलब CHO के लिए लगा है, क्योंकि CHO फर्स्ट पोजीशन पर है तो हमें वहां पर उसका नंबर देने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया IUPAC नेम? 2 3 4 6 पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेनल। अब इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं ग्लूकोज का? ग्लूकोज को हम बनाते हैं सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर दे, सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर दे एसिड की प्रेजेंस में तो क्या होता है? 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल हमें फ्रक्टोज मिलता है। देखो जो ये सुक्रोज होती है ये क्या हुई बेटा? क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड दे रही है, 2 मोल मोनोसेकेराइड दे रही है, तो ये क्या है? डाइसेकेराइड है। देखो ये एक डाइसेकेराइड है और ये हमें क्या दे रही है? ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। सुक्रोज का फॉर्मूला आपको पता है C12H22O11, ठीक है, केन शुगर कहते हैं इसको। अगला है स्टार्च। स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड। अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर दोगे 393 केल्विन पे तो ये n नंबर ऑफ ग्लूकोज दे देगा, बहुत सारे ग्लूकोज दे देगा, क्योंकि पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड 10 से ज्यादा नंबर ऑफ जो आपके मोनोसेकेराइड है वो हाइड्रोलाइसिस पर देते हैं। लैक्टोज इज ऑल्सो ए डाइसेकेराइड। ये एक ग्लूकोज देगा हाइड्रोलाइसिस पर और एक गैलेक्टोज को देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्लूकोज की प्रिपरेशन कर सकते हैं।
स्ट्रक्चरल इलेसिडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को कैसे समझें, इसके लिए हमने कुछ रिएक्शंस करके देखी। पहली रिएक्शन, ग्लूकोज का अगर रिडक्शन कर दिया जाए, रेड फॉस्फोरस और HI जो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ग्लूकोज में प्रेजेंट जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, एल्डिहाइड प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है, सबका रिडक्शन करके बेटा एन हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक नॉर्मल हेक्सेन एक 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन दे देगा, जिससे हमें पता चलेगा कि जो ग्लूकोज है इसका जो बैकबोन है वो 6 कार्बन से मिलकर बनी है। ये प्रूव हो गया। तो स्ट्रक्चरल एसिडेशन में पहली बात हमने क्या जानी कि 6 कार्बन से मिलकर बना हुआ है, और इसे हमने प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, दिस रिएक्शन। अगला हमने हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ रिएक्शन कराई। आपने एल्डिहाइड वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, वहां पढ़ा हुआ है कि कार्बोनाइल ग्रुप हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सिम डेरिवेटिव बनाता है। तो इसने बिल्कुल क्या किया, ये डबल बॉन्ड O है, इसे यहां से 2 हाइड्रोजन के एटम मिल गए, H2O बना के निकल गया और डबल बॉन्ड के साथ NOH जुड़ गया, एक ऑक्सिम डेरिवेटिव बन गया, ऑक्सिम डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज बन गया। इससे क्या पता चला, इससे कंफर्म हो गई प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस क्या हो गई, कंफर्म हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन हमने HCN के साथ की। ये जो मैंने यहाँ पर 5 रिएक्शन लिखी है ना बेटा, ये आपको याद करनी है। इनमें से एक रिएक्शन हर बार आती है, चाहे वो MCQ में आए, 1 मार्कर में आए या आपके 3 मार्कर में आए, ठीक है, किसी में भी आए। अब आप कहोगे मैम 3 मार्क में एक रिएक्शन, जी नहीं, 3 मार्क के क्वेश्चन जो 1 मार्क करके आपको देगा ना, उनमें से 1 मार्क में ये रिएक्शन भी लिखने को दे सकता है, राइट। तो अब आपने क्या किया, ग्लूकोज की रिएक्शन HCN के साथ कराई। तो HCN क्या करता है, ये एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा इस कार्बोनाइल ग्रुप पर, इस कार्बोनाइल ग्रुप पर। देखो कार्बोनाइल ग्रुप पर O के साथ H जुड़ जाएगा और कार्बन के साथ CN जुड़ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप शो करते हैं। तो यहां पर प्रूव हो गया कि ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनाइल ग्रुप है। तो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये हमने कंफर्म कर लिया, 6 कार्बन की बैकबोन है, ये हमने कंफर्म कर लिया। फिर हमने इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराई, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन कर देगा। किसका ऑक्सीडेशन करेगा, इस एल्डिहाइडिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन करेगा और इसे नेक्स्ट एल्डिहाइड से नेक्स्ट क्या बनेगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो एल्डिहाइड है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी का सारा SH रह जाएगा मॉलिक्यूल। आप ये समझ रहे हैं ना कि मैंने ये क्यों लिखा हुआ है CHOH का होल 4। बेटा ये देखो, ये CHOH का होल 4 इसको लिखा है और फिर CH2OH लिखा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ये पूरी स्ट्रक्चर बनाकर भी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस, है ना। क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस कम था तो मैंने CHOH का होल 4 करके लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ये भी करेक्ट है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में। अगर हाँ आपसे कहेगा कि वो डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाओ, तब आपको इसी तरह से ओपन स्ट्रक्चर ही बनानी है, क्योंकि आपको दिखाना है कि OH राइट साइड पर लगा हुआ है ना। यहां से तो कुछ समझ नहीं आ रहा ना कि राइट साइड लगा है या लेफ्ट साइड लगा है। चलिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये केवल और केवल CHO को ऑक्सीडाइज करा के ग्लूकोनिक एसिड बना देगा। OH का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको OH को अगर एसिड में कन्वर्ट करना है, OH को अगर एसिड में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर OH 4 OH तो सेकेंडरी है, 4 अल्कोहलिक ग्रुप तो सेकेंडरी है और एक प्राइमरी है। अगर इनको कन्वर्ट करना है तो आपको थोड़े स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो जब केवल एक ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो बेटा ये कंफर्म हो गया कि ये CHO होगा। क्यों कंफर्म हुआ, ये कीटोन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो किनारे पे होता है वही CHO होता है, और किनारे पर COOH बना है, टर्मिनल पर COOH बना है, और ग्लूकोनिक एसिड इसका नाम है, राइट। अब हमने जब HNO3 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराई, इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये टर्मिनल CHO का तो ऑक्सीडेशन करेगा ही COOH में, साथ ही साथ प्राइमरी अल्कोहल को भी COOH में कन्वर्ट कर देगा। तो हमें सैक्रिक एसिड मिल जाएगा। दोनों टर्मिनल पर COOH ग्रुप मिल जाते हैं, उसको सैक्रिक एसिड कहते हैं। कई बार रिएक्शन क्या कराता है, ग्लूकोनिक एसिड पर अगर HNO3 की करा दूं, ऐसे भी लिख देता है, तो तब भी सैक्रिक एसिड बनेगा। ग्लूकोनिक एसिड पर जब रिएक्शन कराओगे बेटा, एक COOH तो पहले ही कन्वर्ट हो चुका है, एक CHO तो पहले ही कन्वर्ट हो चुका है, CH2OH को फिर कन्वर्ट कर दो। क्लियर हो गया,
इसका नाम है सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड भी इसका नाम होता है, कई बुक्स में इसका नाम ग्लूकैरिक एसिड भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, ये ग्लूकोनिक है, ये ग्लूकैरिक है। ओके, आगे फिर हमने इस ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराई। तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करता है, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, OH ग्रुप से H ले लेता है और एसिड बाहर निकाल देता है और एस्टर बना देता है। तो इसने एस्टर बना दिया, यहां से देखो H निकला और यहां से ये बॉन्ड टूटा, तो CH3COOH अलग हो गया, एसिड अलग हो गया, और CHOCOCH3 ये एस्टर अलग हो गया। ऐसा चारों के साथ हुआ, तो मैंने होल 4 लिख दिया, और लास्ट वाले के साथ भी यही होगा, ये भी OH ग्रुप है, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो अब मुझे 5 यहाँ पर क्या मिले, एसीटेट ग्रुप जुड़ गया, कि पेंटा एसीटेट बन गया, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट बन गया। ये कंफर्म हुआ कि इसके पास 5 OH ग्रुप हैं, क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। तो हमने ये स्ट्रक्चर इलेसिडेशन किया ग्लूकोज का, जिससे हमें ये सारी चीजें पता चली। इसके बाद हम देखेंगे कि ग्लूकोज की क्या स्ट्रक्चर बनकर सामने आई। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ जी, इस स्ट्रक्चर इलेसिडेशन से हमारी जो स्ट्रक्चर बनकर आई है ग्लूकोज की, ये चेन स्ट्रक्चर बनकर आई है। दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर, और मैंने अभी आपको बताया था कि OH इस साइड है तो डी ग्लूकोज कहेंगे इसे। CHO क्या है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, जो कि CHO जो होता है वो टर्मिनल होता है, तो 1 जो हमारा पहला कार्बन है वो CHO है, 2 3 4 5 6 कार्बन से मिलकर बना है। ठीक है, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर और एक CHO ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हमें मिली, तो उसके बाद जब हमने फर्दर टेस्ट किया तो ये शिफ्ट टेस्ट नहीं देती, और ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी एडिशन प्रोडक्ट नहीं बना रही। तो फिर ये बाद में जब हमने और एक्सपेरिमेंट किए तो हमने देखा कि एक्चुअली जो ग्लूकोज होता है वो सॉलिड स्टेट में रिंग फॉर्म बना लेता है, एक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बना देता है। क्या होता है कि ग्लूकोज एक 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर बनाता है, और वो 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर कैसे बनती है, जो 5th कार्बन पर जो ये OH ग्रुप है ना बेटा, ये इस कार्बन के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। कैसे, देखो यहां से ये OH हटा, ऑक्सीजन ये वाली ऑक्सीजन यहां, और यहां पर OH। ठीक है, इस तरह की ये चेन बन जाएगी, समझ रहे हो। इसे कहते हैं हम हेमी एसिटल रिंग स्ट्रक्चर। इसमें कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 मेंबर। हमने ये कहा ना 6 मेंबर्ड रिंग, हमने 6 कार्बन नहीं कहा, 6 मेंबर्ड रिंग कहा, जिसमें 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन एटम है। और जो ये 5th कार्बन का जो OH है ना, ये रिंग फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये रिंग बनाने में हेल्प करता है। C1 और C5 के बीच में रिंग बन जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है ना, इसे हेमी एसिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। इस स्ट्रक्चर के 2 तरीके होते हैं बनने के, या तो OH राइट साइड पर रहे, है ना, या फिर इस OH को मैं इधर ले जाऊं अगर लेफ्ट साइड पर रहे, है ना। तो इस फर्स्ट कार्बन पर इस OH की पोजीशन राइट और लेफ्ट की वजह से दो हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं, 2 एनोमर्स मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म कब कहते हैं, जब मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन जो होता है, जिसका उसे अल्फा फॉर्म कहते हैं, और जो बीटा फॉर्म का थोड़ा सा ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन, राइट। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, इनको हम एनोमेरिक फॉर्म या फिर डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। बिल्कुल सारी स्ट्रक्चर सेम होती है, केवल C1 कार्बन पर OH की पोजीशन डिफरेंट होगी, C1 कार्बन पर। तो इस कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज एनोमेरिक कार्बन इन ग्लूकोज। इन ग्लूकोज C1 कार्बन इज एनोमेरिक कार्बन वेयर कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट, है ना। जिस कार्बन पर एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन है जिस पर OH की पोजीशन डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर OH राइट साइड है तो अल्फा कंपाउंड बनता है, और अगर लेफ्ट साइड है तो बीटा कंपाउंड बनता है, बीटा डेरिवेटिव होता है। तो अल्फा फॉर्म में जो OH होगा वो राइट साइड होगा, और बीटा फॉर्म में जो OH होगा वो लेफ्ट साइड होगा। तो इसी बेस पर जो एक ग्लूकोज की ना एक पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाई गई। पायरन एक कंपाउंड है, उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही मिलती जुलती होती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ग्लूकोपायरेनोज स्ट्रक्चर। एक हमने बनाई अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज और एक बनाई बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। सब कुछ सेम है,
सिर्फ अल्फा और बीटा का डिफरेंस, और अल्फा बीटा का डिफरेंस एनोमेरिक कार्बन की वजह से है। C1 पर OH की पोजीशन डिफरेंट है। देखिए ये बिल्कुल सेम यही रिंग है, देखो यही रिंग उठा के रख दी गई है। ये पहला कार्बन है जिसके ऊपर इधर OH है और इधर H है। ये देखो पहला कार्बन, OH इधर, H इधर। OH को अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो OH मेरा किस साइड आ रहा है? राइट साइड OH आ रहा है, राइट साइड OH आ रहा है। अगर दे रखी वहां स्ट्रक्चर तो एकदम पहचान लोगे राइट साइड OH, तो अल्फा ग्लूकोपैरानोज स्ट्रक्चर, अल्फा डी ग्लूकोज है ये बेटा। तो OH राइट साइड पर है। फिर देखो इसके बाद ये सेकंड कार्बन पर OH राइट साइड पर है, राइट साइड पर है। थर्ड पर OH लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर बना दिया हमने। फिर यहाँ पर OH राइट पर है, OH राइट पर बना दिया। और फिर इस वाले कार्बन पर H जुड़ा है, CH2OH जुड़ा है और इधर से O जुड़ा है। इस वाले कार्बन पर H, CH2OH और इधर O जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये और ये स्ट्रक्चर डिट्टो सेम है, बिल्कुल सेम है, इसीलिए इनको कहते हैं डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर एकदम सेम होती हैं, लेकिन C1 कार्बन पर इस कार्बन पर जो कॉन्फ़िगरेशन है, H और OH की जो पोजीशन है वो डिफरेंट होती है। इसीलिए एक अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज कहला रहा है और दूसरा बीटा डी ग्लूकोपैरानोज स्ट्रक्चर कहलाता है। इसी तरह अगर मैं फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर बनाऊं, फ्रैक्टोज मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, फ्रैक्टोज के अंदर भी 6 कार्बन होते हैं, लेकिन ये होती है आपकी बेटा कीटोहेक्सोज शुगर। जैसे जो आपका ग्लूकोज है वो एल्डोहेक्सोज है क्योंकि उसके अंदर एल्डिहाइड है और 6 कार्बन है। यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे क्या कहते हैं हम? कीटोहेक्सोज। इट इज कीटोहेक्सोज शुगर, राइट। अब अगर मैंने इसकी स्ट्रक्चर बनाई तो यहाँ क्या दिख रहा है? OH राइट पर दिख रहा है, OH राइट पर दिख रहा है, तो कौन सी स्ट्रक्चर है? ये डी फ्रक्टोज है। क्या है ये? डी फ्रक्टोज है। अगर OH को इधर कर दूंगी, पोजीशन चेंज कर दूं फारदेस्ट कायरल सेंटर पर, तो क्या हो जाएगा? एल फ्रक्टोज हो जाएगा। अच्छा एक चीज यहाँ पर और बतानी रह गई थी, वो बता दें आपको। कितने कायरल सेंटर होते हैं ग्लूकोज के अंदर? अगर ये पूछ ले, देखो एक, ये 2 3 4, मैंने पिछले वाली स्ट्रक्चर में भी स्टेरिक लगाकर आपको बताया था। तो 4 कायरल सेंटर हैं। कितने कायरल सेंटर हैं? 4 कायरल सेंटर हैं। क्लियर? और अगर आपको स्टीरियो आइसोमर टोटल निकालने होते हैं तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 4, 16 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। यहां पर कायरल सेंटर देखो, यहां पर 1 2 3, यहाँ 3 कायरल सेंटर हैं। फ्रक्टोज के अंदर 3 कायरल सेंटर होते हैं, ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल सेंटर होते हैं। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, ये 1 मार्क में आपसे पूछ सकता है, MCQ में पूछ सकता है। अच्छा ये जो फ्रक्टोज है, इसी तरह इसकी भी यही कहानी है कि भाई यहाँ पर भी जो ये C5 कार्बन है ये रिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, ये रिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, तो यहाँ पर भी एक साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बनती है, ये लेकिन 5 मेंबर्ड रिंग बनती है। ग्लूकोज के अंदर 6 मेंबर्ड रिंग है बेटा, 6 मेंबर्ड रिंग इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग है। 5 मेंबर्ड रिंग को कहते हैं हम फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, इसीलिए ये फ्यूरानोज के बेस पर बनाई गई, तो इसका नाम है अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज या फिर बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। हाँ जी, यहाँ पर भी फ्रक्टोज में भी एनोमेरिक कार्बन है, और जो कि कौन सा कार्बन है हमारा? C2 कार्बन। C2 कार्बन, दिस इज द C2 कार्बन इज एनोमेरिक कार्बन। यहाँ पर जो C2 कार्बन होता है वो इन्वॉल्व होता है OH की अलग अलग पोजीशन को बनाने में। तो ग्लूकोज में फ्रक्टोज में C2 कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, और ग्लूकोज के अंदर C1 कार्बन एनोमेरिक कार्बन है। याद रखेंगे ये चीज आप, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल डिटो सेम है। OH राइट साइड पर तो अल्फा, OH लेफ्ट साइड पर है तो बीटा। मैम ये इतनी ऐसी स्ट्रक्चर तो हमसे बनानी नहीं आएगी, हमें तो याद नहीं है। बेटा आपको सिर्फ ये ओपन चेन स्ट्रक्चर याद करनी है। ओपन चेन स्ट्रक्चर याद करके 5वें कार्बन और पहले कार्बन के बीच में रिंग बना दो, है ना, ये कर लोगे। उसके बाद ही इस रिंग को यहाँ पे बस उठा के रखना है। करना क्या है, देखो वहां पर आप याद करो, नीचे से जब हम बनाते हैं रिंग तो हम क्या करते हैं, पहले राइट साइड पर OH होता है, दूसरे पे भी राइट साइड पर OH होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे ही चलेंगे हम यहाँ पे, OH राइट साइड पर, अगले पे भी OH राइट साइड पर, तो इस पर OH राइट साइड पर, तो इस पर लेफ्ट आ गया, इस पर राइट आ गया, और यहाँ पर CH2OH ऊपर। ठीक है, इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड में तो सिर्फ आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर लिंकेज होती है और
कौन कौन सी जो शुगर है, जो डाइसैकेराइड है, वो क्या होती है बेटा, रिड्यूसिंग होती है। देखो ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर। डाइसैकेराइड के अंदर 3 हमने पढ़ने हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज डाइसैकेराइड है, यानी कि हाइड्रोलाइसिस पर 2 यूनिट देती है मोनोसैकेराइड के, या आप कह लो कि दो यूनिट के जुड़ने से, 2 मोनोसैकेराइड के जुड़ने से डाइसैकेराइड सुक्रोज बनता है। तो कौन है वो 2 यूनिट, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। आपसे बेटा बिल्कुल नाम ही पूछ लेता है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने टेबुलर फॉर्म में दिया है। जस्ट टेबल याद करो, कहानी खत्म डाइसैकेराइड की, राइट। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, C1 और C2, पहले ग्लूकोज का C1 कार्बन दूसरे ग्लूकोज के C2 कार्बन के साथ लिंकेज बनाएगा, जिसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कोई भी फ्री यहां पर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा जो कि फेलिंग और टॉलरेंस के साथ टेस्ट दे सके। माल्टोज डाइसैकेराइड है, अल्फा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट के जुड़ने से बनता है। यूनिट में C1 C4 लिंकेज होती है, रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि सेकंड ग्लूकोज पर जो C1 कार्बन है, सेकंड ग्लूकोज का C4 कार्बन लिंकिंग में लगा हुआ है, लेकिन C1 कार्बन पर CHO ग्रुप फ्री है, जो कि रिडक्शन का काम करेगा, जो कि टेस्ट देगा। इसी तरह जो लैक्टोज है वो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज के मिलने से बनती है। यहाँ पर भी C1 C4 लिंकेज होता है, रिड्यूसिंग शुगर होती है, यहाँ पर भी फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, C1 कार्बन ऑफ सेकेंड ग्लूकोज। यहाँ तो एक ही ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का जो C1 कार्बन है वो फ्री होता है, राइट। अभी मैंने जिक्र किया था कि जैसे इस कार्बन एक यूनिट का कार्बन C1 और ये जो फ्रक्टोज का C2 कार्बन, देखो मैंने लिखा ऐसे ही हुआ बेटा, ग्लूकोज का C1 है, फ्रक्टोज का C2 है, गैलेक्टोज का C1 है, ग्लूकोज का C4 है। इसी तरह से याद करेंगे आप। तो ग्लूकोज का C1 और फ्रक्टोज के C2 के बीच में जो लिंकेज बनती है, जो दोनों यूनिट एक दूसरे से जिस लिंकेज से जुड़ी होती है, उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। The oxide linkage through which 2 monosaccharides are joined together by the loss of water molecule. दोनों मोनोसैकेराइड पास में आएंगी, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इस तरह के पॉलीमर, ये एक तरीके से मोनोमर जुड़कर पॉलीमर बना रहे हैं। इस तरह की जो जुड़ना होता है उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, है ना। एक स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा वाटर का। अगली जो कहानी है वो है म्यूटा रोटेशन। अगर एक एनोमेरिक फॉर्म ओपन चेन के थ्रू दूसरी एनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। देखो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, स्पेसिफिक रोटेशन इसकी वैल्यू है कुछ, और ये दूसरे एनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन कहते हैं। इक्विलिब्रियम जो पोजीशन होती है, यहाँ पर जो स्पेसिफिक रोटेशन है बेटा 52.7 डिग्री होता है, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, बहुत बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इन्वर्जन का क्या मतलब है यहाँ पे? जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हो, यानी कि सुक्रोज से ग्लूकोज की प्रिपरेशन की रिएक्शन है ये, या फिर आप सुक्रोज से 2 अलग यूनिट बनाते हो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो क्या होता है यहाँ पे, जो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो एक ग्लूकोज बनता है बेटा, एक फ्रक्टोज बनता है। जो ये सुक्रोज होता है ना, ये पहले से ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और जो ग्लूकोज बनता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और जो फ्रक्टोज बनता है वो लीवो रोटेटरी होता है। लेकिन आप यहाँ वैल्यूज देख रहे हो, इसका स्पेसिफिक रोटेशन 66.5 डिग्री है प्लस। जो इनका स्पेसिफिक रोटेशन है वही डिसाइड करता है कि ये डेक्स्ट्रो या लीवो होंगे। प्लस साइन लिखा हुआ है तो बेटा डेक्स्ट्रो है, माइनस साइन लिखा हुआ है तो लीवो है, ठीक है। डेक्स्ट्रो और लीवो समझते हैं ना। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर राइट साइड रोटेट कर दे तो डेक्स्ट्रो, और अगर लेफ्ट साइड रोटेट कर दे तो लीवो रोटेटरी कंपाउंड कहलाते हैं। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ये, क्योंकि प्लस 66.5 डिग्री इसका स्पेसिफिक रोटेशन है। ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, 52.7 है, ये है 92.4। अगर इसका ना, इन दोनों का जो मिक्सचर है, जो इकट्ठा है, ये जो मिक्सचर है वो लीवो रोटेटरी की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन ज्यादा है ना, इसका स्पेसिफिक रोटेशन ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो क्या होगा कि ये जो मिक्सचर है लीवो की तरह बिहेव करेगा। तो जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर थी वो लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो गई, इसे ही कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन का इन्वर्जन हो गया बेटा, है ना। लीवो रोटेटरी डेक्स्ट्रो में या फिर डेक्स्ट्रो लीवो में चेंज हो जाए, उसे ही हम इन्वर्जन कहते हैं। तो केन शुगर में क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो जाती है। इस मिक्सचर को हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। अगर आपसे पूछे व्हाट इज इन्वर्ट शुगर, व्हेन
hydrolysis of sucrose takes place, invert sugars are formed which contain glucose and fructose, where glucose is dextrorotatory and fructose is levorotatory, and the solution जो आपका resultant mixture है वो levorotatory की तरह behave करेगा. तो ऑप्टिकल नेचर कन्वर्ट हो गई बेटा यहाँ पर डेक्स्ट्रो से रोटेटरी लीवो में, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कह रहे हैं. ठीक है, चलिए बस अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या रह गया, हमारा रह गया पॉलीसैकेराइड पढ़ना. जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. हाँ जी, अगर पॉलीसैकेराइड की बात करेंगे बेटा तो पॉलीसैकेराइड के अंदर हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज. स्टार्च की बात करते हैं. स्टार्च जो होता है वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना होता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन. इसमें से जो अमाइलोज है वो वाटर सॉल्युबल है, वेयर एज अमाइलोपैक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर. अमाइलोज लगभग 15 to 20% जो पार्ट है वो बनाता है स्टार्च का, लेकिन 80 to 85% जो पार्ट है स्टार्च का वो अमाइलोपैक्टिन से बना होता है. जो एमाइलोज है वो लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन होती है अल्फा डी ग्लूकोज की, जबकि जो अमाइलोपैक्टिन है ये ब्रांच्ड चेन होती है अल्फा डी ग्लूकोज की. अमाइलोज के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज में C1C4 लिंकेज होती है, क्योंकि अमाइलोपैक्टिन में चेन होती है और ब्रांच्ड होती है, तो जो चेन है वो तो C1C4 लिंकेज से जुड़ी होगी और जो ब्रांचेज होंगी ना उनमें C1C6 लिंकेज प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो ये लिंकेज भी आपसे बेटा पूछता है, आप इसको भी याद रखेंगे, चाहे वो जो मैंने आपको टेबल बना के दिया ना उसमें इसे भी इंक्लूड कर लो. नेक्स्ट है ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन की जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल अमाइलोपैक्टिन की जैसी स्ट्रक्चर होती है और अल्फा डी ग्लूकोज से ही बना होता है ये. क्योंकि अमाइलोपैक्टिन जैसी स्ट्रक्चर है तो इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं. एनिमल के अंदर ये प्रेजेंट होती है. कार्बोहाइड्रेट का रिजर्व होता है ये ग्लाइकोजन, है ना, लीवर में, हमारी मसल्स में, वहां पर ये प्रेजेंट होती है. तो जो ग्लाइकोजन है अमाइलोपैक्टिन जैसी स्ट्रक्चर है, लेकिन अमाइलोपैक्टिन के कंपैरिजन में ज्यादा ब्रांच होती है. सेलुलोज जो है ये आपकी जो प्लांट्स की जो सेल वॉल है बनी होती है सेलुलोज की, बीटा डी ग्लूकोज का ये पॉलीमर होता है ना. पॉलीसैकेराइड है, पॉलीमर है, बहुत सारी यूनिट प्रेजेंट होती है मोनोमर की इसके अंदर, यानी कि किसकी, मोनोसैकेराइड्स की. तो ये सारा हमने पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ा. तो अब नेक्स्ट हमारा बायोमॉलिक्यूल है प्रोटीन. प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है तो आज पढ़ते भी हैं. प्रोटीन क्या होता है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड. जैसे वो जो पॉलीमर थे वो मोनोसैकेराइड से मिलकर बने हुए थे, उनकी जो सिंपल यूनिट थी वो मोनोसैकेराइड थी, इनकी जो सिंपल यूनिट यानी कि जो इनका मोनोमर है वो है अल्फा अमीनो एसिड. एक अल्फा अमीनो एसिड के अंदर एक अल्काइल ग्रुप होता है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, एक हाइड्रोजन होता है, एक COOH होता है और एक NH2 एमीन ग्रुप होता है. यानी कि इस कार्बन के साथ चारों ग्रुप डिफरेंट चारों ग्रुप होते हैं. तो इनको कैसा होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए. केवल एक अमीनो एसिड ऐसा होता है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दैट इज ग्लाइसिन. उसके अलावा सारे जो अमीनो एसिड्स हैं वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. ठीक है. और दूसरी बात, यहां पर जो नेमिंग होती है ना, अगर आप नेमिंग की बात करो, जैसे हमने वहां पे डी पढ़ा था, DL कॉन्फ़िगरेशन हम वहां पर पढ़ रहे थे, ऐसे यहां पर भी होता है. यहां पर NH2 को ध्यान में रखकर नेमिंग की गई है. अगर NH2 आपका राइट साइड है तो D अमीनो एसिड, और अगर NH2 आपका लेफ्ट साइड है तो L अमीनो एसिड. ठीक है, L फॉर लेफ्ट. ठीक है, तो यहां पर NH2 को देखकर हम अमीनो एसिड बनाते हैं, वहां पर मतलब D और L का नाम देते हैं, वहां पर OH ग्रुप को देखकर दे रहे थे. तो ये बात हुई अल्फा अमीनो एसिड्स की. तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो R है ये डिफरेंट R की जो नंबर ऑफ कार्बन जो चेन है वो चेंज होती रहेगी और अलग अलग अमीनो एसिड्स बनते रहेंगे. अमीनो एसिड को हम कैटेगराइज कर सकते हैं 3 फॉर्म में कि एसिडिक हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं और बेसिक हो सकते हैं. देखिए यहाँ पर एक ये बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता है अगर अमीनो एसिड की बात करो, और एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है. अगर एसिड कंटेंट यानी कि COOH ग्रुप NH2 ग्रुप से ज्यादा होगा तो ऐसे अमीनो एसिड एसिडिक होंगे. अगर COOH और NH2 की क्वांटिटी बराबर होगी तो न्यूट्रल होंगे, और अगर NH2 जो ग्रुप है, जो बेसिक पार्ट है वो ज्यादा होगा एसिडिक पार्ट से, तो बेसिक अमीनो एसिड होंगे. अमीनो एसिड का एक और कैरेक्टराइजेशन करते हैं हम इस बेस पे कि वो हमें रिक्वायरमेंट हमें उनकी कैसे है बॉडी में हमारे, जैसे कि एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं हम उनको, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी अपने आप सिंथेसाइज कर सकती है ना, उन्हें हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इनको कहते हैं नॉन एसेंशियल. अब एसेंशियल वो चीज होती है जिसके लिए हम दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं. जो हमारे पास है वो एसेंशियल नहीं है, जो
दूसरे से हमें चाहिए वो एसेंशियल है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जिनको बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसे क्या करते हैं हम डाइट के थ्रू ऑब्टेन करते हैं, और इन्हीं की कमी की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो लगभग 20 अमीनो एसिड्स हमारे नेचुरली प्रेजेंट है, जिनमें से 10 एसेंशियल हैं और 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल हिस्टिडीन, आर्जिन, लाइसिन, है ना। और नॉन एसेंशियल इज ग्लाइसिन, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। इसकी एक लिस्ट एनसीईआरटी में भी दे रखी है, अगर आप वहां से याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं। एक और टर्म आती है यहाँ पर ज्विटर आयन। जो अमीनो एसिड होते हैं ये ना, जब आप इनको वाटर के अंदर डालते हो तो इनमें क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। कैसे आते हैं इक्विलिब्रियम में कि जो COOH का H आयन होता है ना, COOH एक प्रोटॉन को लूज कर देता है वाटर के अंदर, और इस प्रोटॉन को NH2 ग्रुप लेकर NH3 पॉजिटिव बना देता है। तो इस आयन के अंदर एक आयनिक फॉर्म बन जाती है जिसके अंदर पॉजिटिव सेंटर भी होता है और नेगेटिव सेंटर भी होता है। इसी को हम ज्विटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ज्विटर आयन। व्हेन COOH लूज इट्स प्रोटॉन एंड इट्स प्रोटॉन इज टेकन बाय NH2 ग्रुप, है ना, एंड फॉर्म NH3 पॉजिटिव। तो ये सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि इनके अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव आयन भी है, और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात, इनकी एम्फोटेरिक नेचर होती है, ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ज्विटर आयन। पेप्टाइड लिंकेज, हमने कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पढ़े थे। दो मोनोसेकेराइड यूनिट को जोड़ते हैं, उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। यहाँ पर दो अमीनो एसिड, भाई अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, पेप्टाइड चेन बनाते हैं, पेप्टाइड चेन जुड़ती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ती है, अमीनो एसिड बनाते हैं। तो मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं CONH बॉन्ड से, वहां पर ऑक्सीजन लिंकेज होती है, यहाँ CONH लिंकेज होती है। ये लिंकेज कैसे होती है? एक अमीन का NH2 ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के COOH ग्रुप के साथ जुड़ता है, वहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। देखो अगर मैं लिखूं NH2 और ये COOH, यहां से OH और एक H यहां से, ये निकल जाता है, ठीक है। तो ये CONH बच जाएगा। तो ये जो CONH बॉन्ड फॉर्म्ड होता है बिटवीन टू अमीनो एसिड बाय द रिलीविंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल, इसे ही हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। जो प्रोटीन होता है बेटा, हर एक प्रोटीन अलग अलग होता है एक दूसरे से। उसका रीजन है उसका स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, और अगर ये सीक्वेंस चेंज हो जाती है ना तो कोई दूसरा प्रोटीन बन जाता है, प्रोटीन की नेचर ही चेंज हो जाती है। तो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड की, जिसमें वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, वही उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर या स्केलेटन स्ट्रक्चर कहलाती है। सेकेंडरी जो प्रोटीन है उसको हम किसको कहते हैं कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर फर्दर फोल्डिंग हो जाए तो उससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पे दो तरह की स्ट्रक्चर बनती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। हेलिक्स नाम से समझ रहे हो कि यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कॉइल्ड फॉर्म में होगी, और बीटा प्लेटेड में ऐसे एक दूसरे के साथ अलाइन रहेंगी, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर ऐसे कॉइल्ड रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे इंटरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर दो अलग अलग चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर R ग्रुप लार्ज होगा, यानी कि जो अल्काइल ग्रुप होगा वो बड़ा होगा, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप स्मॉल होगा। मायोसिन के अंदर, केराटिन के अंदर, मायोसिन मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। केराटिन के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर मिलती है आपको फाइब्रोइन के अंदर। फाइब्रोइन जो हमें सिल्क से मिलता है, सिल्क की जो प्रोटीन है दैट इज फाइब्रोइन प्रोटीन, जिसमें बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, तो याद रखना है आपको। टर्शरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी की फर्दर फोल्डिंग होगी, टर्शरी बन जाएगी। क्वाटरनरी, और ज्यादा फोल्डिंग हो गई और ज्यादा अच्छी स्टेबल स्ट्रक्चर बन गई, उसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा, ये जो प्रोटीन है इसको हम एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। हमने अब तक दो तरीके से क्लासिफाई किया है, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर के बेस पर, इसमें प्रेजेंट ग्रुप के बेस पर, और इसकी रिक्वायरमेंट इन बॉडी के बेस पर, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब इसकी नेचर के बेस पर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन कौन सी होती है? जो कि इनसॉल्युबल होती हैं वाटर के अंदर, ठीक है। जैसे कि हमारे बालों में जो प्रोटीन होती है, केराटिन जो प्रोटीन होती है ना, दैट इज फाइब्रस प्रोटीन,
घुलते थोड़ी हैं हमारे बाल पानी में, तो इट इज अ फाइब्रस प्रोटीन, इनसॉल्युबल इन नेचर। यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलली रन करती हैं और एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं, और ये थोड़ा सा टेम्परेचर या पीएच चेंज होगा तो ये स्टेबल रहेंगी, डिस्टर्ब नहीं होगी। तो कैराटीन के अंदर हमारी जो मसल्स में मायोसिन प्रोटीन है, ये सब जो होती हैं वो है आपकी फाइब्रस प्रोटीन। एक होती है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है वो वाटर में सॉल्युबल होती हैं, क्योंकि जो इनकी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो एक स्फेरिकल शेप बना लेती है, एक स्फेरिकल शेप बना लेती है, ऐसे ग्लोब्यूल बना लेती है, और ये सेंसिटिव होती हैं टेम्परेचर और पीएच के लिए। जैसे कि हमारे एंजाइम्स, जो एंजाइम होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन के बने होते हैं, और हर एक रिएक्शन के लिए बॉडी के अंदर जितने भी चेंजेस हो रहे होते हैं, अगर उसमें एंजाइम कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है तो एक स्पेसिफिक एंजाइम यूज होता है। जैसे इन्वर्जन ऑफ शुगर अभी पीछे हुआ था, इन्वर्टेज एंजाइम यूज होता है वहाँ पे, है ना। इथाइल अल्कोहल बनाते हो, जाइमेज एंजाइम यूज होता है वहाँ पे। बॉडी के अंदर इंसुलिन एंजाइम होता है जो हमारी शुगर को कंट्रोल करता है। तो ये सब जो एंजाइम होते हैं ये टेम्परेचर से पीएच के लिए सेंसिटिव होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, है ना, और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ये बात हुई ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन की। फिर है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये लास्ट टॉपिक है प्रोटीन का। डीनेचुरेशन का मतलब जब आप जैसे एग को बॉयल कर दो तो वो डीनेचर्ड हो जाता है, कॉइल्ड हो जाती है उसके अंदर की प्रोटीन, मतलब वो सारी की सारी क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है ना। जैसे कर्ड है, कर्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये भी डीनेचुरेशन हो गया प्रोटीन का। क्या होता है यहाँ पे, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है प्रोटीन की, ये चेंज हो जाती है हीट की वजह से या फिर पीएच चेंज की वजह से, इसे ही हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पे जो प्रोटीन की 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर होती है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं, केवल जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वही इंटैक्ट रहती है। तो जो बॉइल्ड एग होता है बेटा, उसके अंदर केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, सेकेंडरी और थर्ड जो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, खत्म हो जाती है ना। तो ये हो गया डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की बात। तो प्रोटीन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, कार्बोहाइड्रेट भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा बचा है बेटा न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड हार्मोन्स। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो हाँ जी, अब विटामिन की बात कर लेते हैं। विटामिन क्या होते हैं, ये भी फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के तरह ही हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं, एक जिसे हम फूड के साथ लेते हैं, क्योंकि ये हमारी बहुत सारी बॉडी की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होते हैं, और अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो 2 तरह के विटामिन हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं कुछ विटामिन, और कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में है ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, और जो वाटर सॉल्युबल है वो है विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो जो बेटा वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो जब हम इनटेक करते हैं वो यूरिन के साथ पास आउट हो जाते हैं हमारी बॉडी से, इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि इनको रेगुलरली हम अपने डाइट में लें, क्योंकि ये बॉडी में स्टोर नहीं होते। जबकि ए, डी, ई एंड के जो फैट सॉल्युबल जो विटामिन हैं वो हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। केवल एक विटामिन B12 जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, लेकिन ये भी स्टोर हो जाता है, याद रखेंगे विटामिन B12 है ना। बाकी विटामिन बी एंड सी बॉडी में स्टोर नहीं होते। तो कुछ विटामिन की जो डेफिशिएंसी है उससे जो बीमारियां होती हैं वो आपके सिलेबस में है, उसकी एक टेबल भी दे रखी है एनसीईआरटी में, मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी भी है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, रात में दिखाई देना बंद हो जाएगा, ज़ीरोफ्थेल्मिया हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, जो आपके जो गम्स होते हैं दांतों के, जो मसूड़े होते हैं उनमें से ब्लड आने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है। विटामिन डी रिकेट्स, इससे क्या होती है कि जो आपकी बोन्स है उनमें वीकनेस आ जाती है। विटामिन ई से मस्कुलर वीकनेस आ जाती है। और विटामिन के की कमी से बेटा जो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम है वो बढ़ जाता है, ब्लड क्लॉटिंग देर से होती है, इसलिए विटामिन के बहुत ज़रूरी होता है अपनी डाइट में लेना। विटामिन बी के कुछ टाइप्स हमने पढ़ने हैं। विटामिन B1 से बेरी होता है, विटामिन B2 से चिलोसिस हो जाता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाते हैं, और वो जो बहुत सारे लोगों को बर्निंग सेंसेशन होती है ना बॉडी में कि पैर जल रहे हैं, वो वाली जो प्रॉब्लम्स होती है वो विटामिन B2 की कमी से होती है। विटामिन B6 से कन्फ्यूजन हो जाता है, और विटामिन B12 तो बहुत ज़रूरी है, इससे हो जाती है बेटे खून की कमी यानी कि प्रिनेशियस एनीमिया। तो ये खत्म हो गया विटामिन। अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, DNA एंड RNA। DNA की अगर फुल फॉर्म की बात करूँ तो नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और RNA की बात करें तो ये होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड।
डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। इट इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है और साइटोप्लाज्म में रहता है सेल के। अच्छा, जो ये डीएनए होता है ये जो इनहेरिटेंस में काम आता है, मतलब जो पेरेंट्स से जो उनके बच्चे होते हैं उनमें जो इतने भी ट्रेड्स आते हैं वो डीएनए ही लेकर जाता है। इट इज अ जेनेटिक मटेरियल। अब ये डीएनए में क्या क्या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं? शुगर होती है इसके अंदर, पेंटोज शुगर होती है। अभी पीछे जो पढ़ के आए हैं एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज, वो 6 कार्बन वाली शुगर थी, यहाँ 5 कार्बन वाली शुगर होती है। पेंटोज शुगर होती है, फॉस्फेट होता है, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड pyridine। आरएनए में भी सेम पेंटोज शुगर होती है, फॉस्फेट होते हैं और नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। यही तीनों मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंट करते हैं, आरएनए को बनाते हैं। जो 4 बेस होते हैं, जो 4 नाइट्रोजिनस बेस हैं, वो है एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन इन केस ऑफ डीएनए। बट इन आरएनए क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। एडिनिन और ग्वानिन तो सेम रहता है, एडिनिन और ग्वानिन तो प्यूरिन बेस है, दोनों में सेम रहते हैं। लेकिन pyridine जो बेस होता है, यहां पर होता है साइटोसिन एंड थाइमिन। आरएनए के केस में साइटोसिन, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, राइट। अगर मैं शुगर की बात करूं तो पेंटोज शुगर है डीएनए के अंदर और उसका नाम है बीटा डी 2-डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए के अंदर है बीटा डी राइबोज शुगर, ठीक है। डीऑक्सीराइबो, देखो यहां पर नाम था ना डीऑक्सीराइबो और यहां पर नाम था राइबो, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है यहाँ पर राइबोज शुगर होती है, ऐसे याद कर लेंगे। जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, आपकी एनसीईआरटी में बनी हुई आपने देखी होगी। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए रिप्लिकेट होता है ना, और ये रिप्लिकेट नहीं होता, ये न्यूक्लियस में होता है, साइटोप्लाज्म में, ये बता चुकी हूँ। अच्छा, जब ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है, ऐसे होती है बेटा, ये ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ पर एडिनिन है, मान लो ग्वानिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है। इसका जो ये दूसरा जो स्ट्रैंड होता है इसको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहते हैं। इस पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस जुड़े होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेस कौन होगा? ए के साथ हमेशा टी जुड़ेगा, जी के साथ हमेशा सी जुड़ेगा, ए और टी के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होगा, सी और जी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये याद रखेंगे कि ए के साथ हमेशा टी जुड़ेगा बेस पेयर, और जी के साथ हमेशा सी जुड़ेगा। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ है ये दोनों, और ये दोनों डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है इन केस ऑफ डीएनए। आरएनए में क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड है तो इस तरह का कुछ बेस पेयर की कोई बात ही नहीं होती। लेकिन जो आरएनए होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो आरएनए मैसेज लेकर जाएगा कि भैया प्रोटीन बनाओ, राइबोसोमल आरएनए के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, और ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा दूसरी जगह पर प्रोटीन को। तो ये हमारी बात हुई डीएनए और आरएनए की। अच्छा, डीएनए और आरएनए में एक और टर्म होती है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, और इस पर कम से कम भी प्रीवियस ईयर में 4 से 5 बार क्वेश्चन आया बेटा। जब मैंने आपको क्या बोला कि शुगर बेस, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट से मिलकर बनता है आपका डीएनए भी और आरएनए में। जब शुगर बेस के साथ जुड़ती है तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। फिर इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट भी ऐड हो जाता है तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो आपसे पूछता है व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? पेंटोज शुगर प्लस फिर वो नाइट्रोजिनस बेस का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। एंड पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप के जुड़ जाने पर बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब जो पहले न्यूक्लियोसाइड बना, फिर न्यूक्लियोटाइड बना, फिर ये न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बनाते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड इसका मतलब आपस में जुड़ते हैं। आपस में जब जुड़ते हैं तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इसको क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहाँ देखने को मिलता है? न्यूक्लिक एसिड में देखने को आपको मिलता है। कहाँ पर होता है? 5th and 3rd कार्बन एटम ऑफ द पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के 5th और 3rd कार्बन पर फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है। आपने इस पूरे चैप्टर में 3 लिंकेज पढ़ी हैं। पहली आपने पढ़ी थी कहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट के केस में पढ़ी थी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फिर आपने पेप्टाइड लिंकेज पढ़ी थी अमीनो एसिड के केस में, प्रोटीन में। फिर आपने न्यूक्लिक एसिड में पढ़ी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तीनों लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। अगला लास्ट टॉपिक है हमारा हार्मोन्स। हार्मोन्स इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ही ऑर्गन्स होते हैं, वहां से वो सिक्रिएट होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं, हमारा मेंटेन करते हैं हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को। अगर हार्मोन की कमी हो जाती है, कम बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं, उससे भी हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं।
जो हार्मोन होते हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं और नॉन स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। जो मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन है और कॉर्टिकोस्टीरॉयड हार्मोन है, ये तो आते हैं स्टीरॉयड हार्मोन की कैटेगरी में, जिनमें से प्रोजेस्टेरॉन इज अ फीमेल प्रेगनेंसी हार्मोन, इट इज अ फीमेल मेन हार्मोन एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन इज मेल सेक्स हार्मोन एंड कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स हार्मोन। नॉन स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं या फिर एमीन हार्मोन होते हैं। इनके कुछ एग्जांपल जैसे इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, ये दोनों ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं, दोनों ही पेप्टाइड हार्मोन है। और एमीन्स हार्मोन के एग्जांपल है थायरॉक्सिन और एडिनलिन। थायरॉक्सिन आपको पता है थायराइड जो ग्लैंड होता है उसमें से निकलता है, और इसके लिए आपको आयोडाइज्ड नमक खाना चाहिए, इसकी कमी से गोइटर हो जाता है। ये सब चीज़ें आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। हाँ जी, दो मैंने यहाँ पर टर्म लिखी हैं, एक है हाइपर वाइटामिनोसिस और एक है ए वाइटामिनोसिस। अगर आप विटामिन ले लो, देखो विटामिन तो आजकल कैप्सूल्स में भी आते हैं ना, और कोई अगर विटामिन बहुत ज़्यादा खा ले, बहुत ज़्यादा इनटेक, तो उसके अंदर विटामिन की ज़्यादा विटामिन हो जाएगा, ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, उसी को कहते हैं हम हाइपर वाइटामिनोसिस। और अगर आपके अंदर किसी विटामिन की कमी है, डॉक्टर कहता है आपके अंदर विटामिन डी कम है, तो इसका मतलब आपको क्या है, ए वाइटामिनोसिस है। तो ये दो टर्म भी याद रखेंगे, हाइपर माने ज्यादा हो जाना और ए अगर आ गया विटामिन के आगे तो कम हो जाना, ए वाइटामिनोसिस, ठीक है। तो यहां पर हमने इस चैप्टर की सारी चीजें फटाफट डिस्कस कर ली, सब कुछ डिस्कस किया है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस किया हमने, प्रोटीन की बात कर ली हमने, न्यूक्लिक एसिड की बात कर ली, विटामिन्स की बात कर ली, हार्मोन्स की बात कर ली। और आई थिंक आपका ये चैप्टर पूरे अच्छे से रिवाइज हो गया होगा बेटा, और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।